नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती जुड़ चुकी हैं जिन्होंने अपने समर्पण और संघर्ष से उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं को नए आयाम दिए, जिसके चलते उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और लोक रंगमंच को नए आयाम देने वाले पुरोधा प्रोफेसर दाता राम पुरोहित जी की। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, तुम्हें भी धन्यवाद और बधाइयाँ ये स्टूडियो शुरू करने। जी सर, सबसे पहले तो बहुत साल हो गए, बहुत साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। और सर, इतनी सारी चीजें मैंने आपको देखते हुए इतनी बड़ी हो गई मैं, आपके काम वो चलते रहे। तो सर, सबसे पहले जो प्रश्न है कि ये जो सिलसिला जो था, ये परंपराओं से जुड़ाव तो बचपन से था आपका, लेकिन उन परंपराओं को संरक्षित करना, नई पीढ़ी के लिए संरक्षित करके उसे आगे बढ़ाना और यूनेस्को यानी विश्व पटल पर पहचान दिलाना, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैं बचपन से रामलीला का एक्टर था। थिएटर में मेरी रुचि थी और रामलीला में बहुत सारी एक्टिंग की। उसके बाद जब मैं पढ़ता भी था, मैं छोटे छोटे स्किट्स जी रामलीला के बीच में या नाटक के बीच में दिखाने के लिए लिखा करता था, खुद भी भाग उनमें लेता था। तो मैंने अपने गांव का, जब मैं हाई स्कूल में था, एक ड्रामा क्लब बना दिया था, उसमें ड्रामे शुरू कर दिए थे। तो ड्रामा में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन जो ये लोक परंपराएं हैं, क्योंकि उनमें अब समय निकाल के जाना पड़ता था, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, पढ़ाई करता था। तो इनमें मेरा इंटरेस्ट दोबारा शुरू हुआ जब मैं एमए करके, एमफिल करके पीएचडी करने वाला था। मुझे हल्की सी याद है, गोपेश्वर गांव में जाख देवता की यात्रा होती ना, उसको देवरा कहते हैं। उसमें शाम को तो 3 घंटे तक मुखौटा नृत्य होता है जी। वो नृत्य मैंने देखा था, वो बिल्कुल यूनिक। मुझे याद था कि वो अलग किस्म का नृत्य था, वो अलग किस्म का ड्रामा होता था। तो मेरी एमफिल नॉर्थ ऑफ फ्राई पे थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गढ़वाल के फोक थिएटर पे पीएचडी करूं, थोड़ा अंग्रेजी का भी मिलाया उसमें। तो फिर मैं इसके ढूंढ में गया जगह जगह, मतलब पैदल चल के उर्गम घाटी में गया, उधर से धौली गंगा घाटी में गया, इधर से रम्माण वाले गांव में गया, इधर से पांडव वाले गांव में गया। तो मैं बहुत पैदल चला इसके सर्वे करने में कि कहाँ क्या है, और जब ये हो गया कहाँ क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कब हो रही है, उसको देखने में गया। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, ठीक है। थिएटर की वजह से इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं उस काम को करता गया। तो मुझे 7 साल लगे। उसका एक कारण ये भी था कि जो मेरे सिनॉप्सिस में, पीएचडी थीसिस में, द्वारी देवी भी एक चैप्टर था। रम्माण तो मैं देख चुका था, द्वारी देवी छूट गया था, वो 7 साल बाद हुई। तो मैंने जब वो द्वारी देवी परफॉर्मेंस देख ली, उसके फोटो वोटो लेके रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी लिखनी शुरू की। तो पीएचडी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो गांव की परफॉर्मेंस थी, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फोक थिएटर कैसा होता है, उसकी किताबें पढ़नी थी, वो सारा पढ़ा। फिर राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश में क्या क्या फोक थिएटर है, उसको पढ़ा। तो इस तरह से मेरी 3 तरह की स्टडी पैरेलल चल रही थी। तो उसमें करते करते मेरी पीएचडी जब जमा हो गई जी। इस दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ों में रुचि जागृत हुई। एक तो इसमें हुई जो ढोल का हमारे जो अनुष्ठान है। सागर तो एक टेक्स्ट है छोटा सा, ढोल सागर, और ढोल में लोग कन्फ्यूजन करते हैं। ढोल का जो शास्त्र है बजाने का, वो अलग है। ढोल सागर एक टेक्स्ट है कि ढोल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे हुई थी, इसमें कौन कौन से बाजे हैं, किसने शुरू से में बजाया इसको। पार्वती ने ढोलिया, शिव जी ने बटोलिया, विष्णु जी ने उसके ऊपर कन्नौटी चढ़ाया इस तरह का वो टेक्स्ट था वो। जी। और ढोल शास्त्र अलग है, जिसमें पांडव लीला में कौन कौन से बाजे बजेंगे, नाग लीला में कौन कौन से बजेंगे, ठीक है, बगडवाल में क्या बजेंगे, कहीं पे जंग ले जाया जा रहा पीठ पे तो उसमें क्या बजेगा, भैरव का क्या बजेगा, तुम्हारे लंगोड़ घड़ी का भैरव का क्या बजेगा, ठीक है।
जब तुम्हारा वो हो रहा है गिन्नी का मेला, उसमें दोनों दल किस ताल में ढोल बजाते हुए आएंगे, ठीक है, वो अलग से अलग अलग ताल है, वो प्रैक्टिस है, वो ढोल सागर उससे अलग है। तो मुझे लगा जितना हमारे समाज में पंडित का रोल है उतना ही ढोल का भी रोल है। जी बिल्कुल। उसके बिना किसी अनुष्ठान की कल्पना नहीं कर सकते। ढोल चाहे भैरव है, चाहे नाग है, चाहे गोरिल है, चाहे पांडव है, चाहे नंदा देवी है, कोई भी देवता है, कोई भी देवता, चाहे महासु देवता है, ढोल के बिना सब अधूरा, कुछ आ ही नहीं सकता, प्रकटीकरण संभव नहीं। शादियां भी एक ज़माने में ढोल के बिना नहीं होती थी, अब तो होने लग गई, लेकिन एक ज़माने में जैसे पंडित आ गया वैसे ढोली भी आती नहीं, ढोल नहीं पहुंचा तो रुक जाते थे। सही है सर। शादी कैसे होगी, पंडित जी तो आ गए लेकिन ढोल वाला क्यों नहीं आया? औजी नहीं है मतलब, औजी नहीं तो नहीं होती थी शादी। तो इस ढोल में से इंटरेस्ट आया, जगह जगह मैंने अलग अलग किस्म के गीत सुने, उनको रिकॉर्ड किया। वो मेरे मतलब के नहीं भी थे, फिर भी रिकॉर्ड किया, उनको जो मिला सब रिकॉर्ड किया, उसको समझने की कोशिश की। बाद में वो संगीत मेरे जगह जगह काम आया, नंदा देवराजा नाटक में काम आया, 5 भाई कठेर का तो उसी का मैंने लिया था, चक्रव्यूह में बहुत काम आया, यगलू बटोए में बहुत काम आया, याद है यगलू बटोए, उसमें बहुत काम आया। उसके अलावा वो बुढ़देवा में बहुत काम आया। हाँ, ये सारे संगीत बहुत काम आया जो मैंने रिकॉर्ड करा। तो सब चीज़ में मेरी रुचि जागी, और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड का मिथक क्या है, उसकी बैकग्राउंड की प्रैक्टिस क्या है, इसको भी मैंने रिकॉर्ड किया सारी चीज़। यानी अपनी जिज्ञासाओं को आप शांत करते चलता गया, बड़े फुर्सत से पीएचडी। तो सर मेरे साथ के लोगों ने पहले पीएचडी कर दी थी, वो मुझसे पहले प्रोफेसर हो गए, लेकिन आज उनको पूछा जाए उनके पीएचडी में क्या तो बता नहीं सकते। लेकिन सर जैसे घर में पिताजी है, माँ है, और बेटा जो है जा रहा है, क्योंकि बचपन से इंटरेस्ट था, तो अपने गांव में तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे गांव में, तीसरे गांव में मैं बहुत कम जाता था, इसलिए नहीं, इंटरेस्ट तो था मुझे, लेकिन मैं ये सोचता था मेरी पढ़ाई सर्वोपरि है, उसको छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। तो पढ़ाई थी जिसके बल पे आखिर में यूनिवर्सिटी में मैं आया। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको बहुत मेंटेन करना था, इंटरेस्ट तो होता था कहीं कुछ हो रहा है। हमारे गांव में बचपन में हम एक वो नागरजा की पूजा और डांस होता था ना, उसमें हम सुनते थे, बहुत इंटरेस्ट आता था। वो एक रासा लगाते थे, उसमें था एक गाना, कहना हरे होलो बल हमारो माविया, कहना हरे होलो बल हमारो माविया, इंद्र लोक जोलो बल इंद्र साधी लो, जम्म लोक जोलो बल जम्म साधी लो। वो हमको याद हो गया था वो। तो वो वाली धुन का मैंने जब अभिमन्यु की बॉडी वहाँ पे रखी, पांडव खड़े होते हैं, और फिर जब अर्जुन आता है उसके लिए वो डायलॉग लिखा उसमें, उसी धुन में उस धुन में, और उन्हीं उसके इडियम का इस्तेमाल किया। इंद्र लोग जोलो इंद्र साधी, यम लोग जोलो यम साधी लो, हनुमंती यहाँ को लो लो, ठीक है, तो भैरवी हुंकार, ये सब वहाँ से सीखे हुए। जी जी जी। तो इतना तो हमें बचपन में इंटरेस्ट आता था, लेकिन मैं उसमें एमफिल के बाद मैं फिर पूरे क्षेत्र में घूमता, और पीएचडी होने के बाद भी अभी तक घूम रहा हूँ। परसों ही हनोल और जखोल गया होता। जी 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 पक्का। सर जैसे हमारी जो प्राचीन लोक कलाएं हैं, तो ये विलुप्ति में थी, क्योंकि कई जगह रिच की बात करें तो इधर ज्यादा है, चमोली हो गया, टीरी, इस तरफ ज्यादा है बजाय पौड़ी वाले क्षेत्र के। फिर भी पौड़ी में कुछ चीजें कम हैं, अब वो रह भी नहीं पाई क्योंकि लोग ही नहीं है, खाली हो गया सब कुछ। पुरानी कलाएं जैसे गायकी है जी, डांस है, थिएटर, रंगमंच भी पुराना होता था ना, थिएटर है, बाजे हैं, ढोल दमाओं के अलावा सिणाई भी है जी, बिल्कुल। ये यहाँ जौनसार में मैंने देखे 3 तार की सारंगी भी है। हाँ, वो सारंगी भी बजती थी, और ये 3 तार की सारंगी जो हमारे यहाँ के लोग जो बेड़े होते थे, रवाई जौनसार में उनको झुमरिया कहते हैं, कुमाऊँ में उनको हुड़किया कहते हैं। हाँ। तो ये लोग बजाते थे, सारंगी बजाते थे अपने, तो खासकर जैसे सदेई जैसा गीत, उसमें सारंगी बजती, 3 तार की सारंगी, ठीक है। तो ऐसे गीत भी, ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हमारे वाद्य यंत्र थे पुराने। तो उन चीज़ों को भी, उनमें भी हमें इंटरेस्ट आया, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट। लेकिन सर इंटरेस्ट तो ठीक है, वो चीज़ ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसको जैसे 3 तार की सारंगी उसको नहीं बचा पाया हम, क्योंकि उसको अब हमको नई किस्म की सारंगी सिखानी पड़े। उनको 1 तारा सिखा सकते हैं,
बाकी वो दोबारा सिखाना पड़ेगा। एक दो परफॉर्मेंसेस में मैंने सारंगी वाले को बुलाया, जी। जैसे चंद्रकुमार बरतवाल के जो गाने हैं संजय पांडे ने उनको बड़े सेमी क्लासिकल में सेट किया हुआ उनको। जी। तो अपने उद्गम को लौट रही अब बहना छोड़ नदी मेरी, उस वाले गाने में हमने सारंगी का इस्तेमाल कराया। वहाँ तो ऐसा अनाड़ी टाइप मिला में मसरूम, लेकिन जब श्रीनगर में हमने पिछली बार कराया था वो सारंगी वाला पौड़ी से आया था, सितार और सारंगी दोनों वाला, उसने उसका बहुत बढ़िया उसका प्रयोग किया था। तो हमने पुराने फोक का प्रयोग जो है चंद्रकुमार बरतवाल की कविताओं में भी किया, गायन में 8 कविताओं का गायन इसने सीखा संजय पांडे से। और वो सीखा कैसे, मैंने वो ये सुनाओ ये भी पसंद नहीं आया, ये सुनाओ ये भी पसंद नहीं आया, ये सुनाओ ये पसंद आ गया। इस विधि से उसने किया। ओके। तो सर जैसे इन्हें पुनर्जीवित करने की बात जो थी, सर कितनी चुनौतियां होती हैं? चुनौतियां बहुत होती हैं। किस तरह की? जैसे हम लोग सदैव इन लोगों ने पांडवाज वालों ने इस्तेमाल किया, उन्होंने बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, अच्छा लगता, उससे तो पॉपुलैरिटी भी मिली हम लोगों को, हमारे मुझको नहीं हमारे सॉन्ग को मिली पहाड़ के। तो यहाँ पे हमने जब हमारा विभाग शुरू हुआ था 2 कलाकारों को विजिटिंग प्रोफेसर, हमने 15 लोगों को विजिटिंग प्रोफेसर अपॉइंट किया था, लोक कलाकारों बाकायदा विजिटिंग प्रोफेसर। तो उनको आने जाने का खर्चा और मानदेय मिलता था। तो उसमें शिवचरण बेड़ा और उसकी पत्नी बच्चन देही दोनों को बोला। तो उन्होंने हमारे बच्चों को सदैई और ये सारे बसंती चैती के गीत भी सिखाए थे। तो सीखने वालों में बाकी तो ऐसे मस्ती मार रहे थे। एक लड़की और एक लड़के ने पकड़ दिया, एक संजय की पत्नी लता और वो महेंद्र पवार दोनों ने पकड़ा। तो बाद में एक आम उत्सव में गोले में संजय और लता ने उसको गाया, तो फिर वो वायरल हो गया। तो उसी से इन लड़कों ने लेके उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो वैसे जैसे बस बस मेलोडी भी जो गाते हैं वो भी आपका ही, वो उन्होंने शिवचरण और बचन देही ने नहीं सिखाए, एक और सिखाने वाले आए थे सोहन लाल जी। अच्छा। टिहरी के। जी। तो उन्होंने ये सिखाया था बस बस मेलोडी। लेकिन बस बस मेलोडी टिहरी में तो ऐसा गाया जाता है, लेकिन हमारे गांव में सेम गीत नहीं, हमारे गांव में दूसरी तरह से गाया जाता। अभी दोनों की उसमें अंतर ताल मतलब नहीं ताल में ऐसा कि वो तो जो है बस बस ये बस बस मेलोडी मेरो महता का देसा, हमारे यहाँ सिंपल गाते थे बस बस मेलोडी मेरा महता का देसा। आजकल कई एक महिला गा रही है टेरी एक आदमी जो अंधे हैं, हाँ वो भी हाल ही में उसने अभी वो वायरल हुआ है, अगस्त मुनि का। तो हमारे यहाँ वैसी गाई जाती थी। अच्छा, वही वाला। और वो उस टीरी में ऐसे गाई जाती थी। अच्छा। तो वो दो तरह के अलग अलग है। ऐसे ही जो है उनका वो सदैव वाला गीत संजय पांडे ने गाया बाद में, मैंने अपने विद्याधर श्रीकला के लिए पूरा रिकॉर्ड कराया उसको। फिर अभी यूट्यूब में मिल जाएगा। उसने टुकड़े गाता, उस समय मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था 1 घंटे का। तो सर ये बहुत, जब आप उसको रिकॉर्ड किया स्टूडियो में, ताकि वो दोनों बेचारे मर गए लेकिन उनकी आवाज वो हमेशा के लिए अमर हो गई ना सर। आपने उन्हें एक वो दे दिया कि बस हैं ये वो लोग थे, ये लोग हैं। फिर हमने उसको नंदा देवी के जो जागर होते थे जी, बसंती बेसी को और उनकी माता जी को दोनों को स्टूडियो में बुलाया, उनके जागर रिकॉर्ड कराए। तो बसंती देवी को तो कम आते थे, लेकिन उसकी माता जी को बहुत आते थे। उन्होंने करीबन 1 घंटे के उनकी माता जी का है और कम का बसंती देवी का हमारे पास। हमारे साथ ये अपने विकास वाजपेयी, अरविंद टमटा, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड किया जो गांव से आए। मांगल रिकॉर्ड किए सब लोगों के। उसके बाद भुवन चंद लहरी वहाँ से आया द्वारहाट से, उसकी जागर गायकी को रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो एक मथुरा लाल आया वहाँ से जोशीमठ से, उसकी विश्वकर्मा देवता की जो परंपरा जो कहीं भी कोई नहीं जानता। शायद मैं 2-4 वहाँ के लोग और मैं नहीं, पुरानी है पर कोई नहीं जानता। तो उस पर शायद काम उसके 36 घंटे के जाकर रिकॉर्ड किए गए उसके। और अभी भी हम करते ही रहते हैं उस काम को। हमने क्योंकि नाटकों की बात कर रहे हैं, अभी आप गीतों की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे गाए जाते हैं, परंपराओं में लोक संगीत में बसा हुआ है, लेकिन उनको फिर नाटक रूप में परिवर्तित करना नहीं, वो उनको जैसे अब आजकल लोग ऑडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं ना उनको, वो भी अच्छी बात है कि अब लोग बस बस मेलोडी गाने लग गए और वो सदैई गाने लग गए, सब चैती गीत हैं। बिल्कुल।
और जो चला फुलारी फूलों को, मैंने एक नाटक लिखा था, सुवर्ण रावत बुलाया गया था एनएसडी से, अच्छा, देरी देरी फूल, उस नाटक के लिए मैंने एक गीत लिखा था, चला ओके। फुलारी और फिर फूल। पांडवाज ने उस गाने को पांडवाज गाया। ने पहली बार तो दिखाया, अभी भी दिखाते हूँ हाँ हाँ। कि इसके लिरिक्स डी आर तो उसकी गायकी भी हम ही लोगों की, इनके नहीं है। अच्छा, हाँ। तो उसकी जो लय ताल वो भी आप लय भी हम ही लोगों के नहीं की थे उसकी, ओके। तो बताते नहीं है ना वो। चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क है, लेकिन सर हमारी आपका काम है वो किसी बोलने की हमारी जरूरत चीज जी, वो जी। पॉपुलर हो गए। हमने अपने नाटक बुढ़देवा में एक गीत का हाँ, इस्तेमाल किया। गुरुदेवा की बात हो रही है सर, हाँ, बिल्कुल। एक गीत का इस्तेमाल, गीत के वही नहीं के भान लोगों का, उसी परंपरा का गीत है। कांदिमा धरेल राधा जो निगाली सुपिराधा, कांदिमा अभी धरेल बहुत राधा फेमस हो गया खैर की गंजाली राधा, जी ठुम्मा ठुम्मा जोली राधा मैत की मंजूली राधा। जी। तो उन्होंने मंजूली को पता नहीं क्या बोले लेकिन मैत की मंजूली राधा, मंजूली कहते हैं बॉन्ड, ऊपर हाँ पांडा को। तुम्हारे यहाँ पांडा हुआ, हमारे यहाँ हमारे यहाँ बॉन्ड। नहीं बोलते, हमारे यहाँ मंजूली बोलते हैं। हाँ, कहीं मंजूली, हमारे यहाँ पांडा बोलते, बॉन्ड बोलते हैं। जी, जी, जी। कहीं पांडा बोलते हैं, ठीक है। जी, जी। मैथ मैथ की मतलब वो राधा है, उसका मायका अभी शादी नहीं हुई है उसकी, ठीक है, इसलिए है वो। जी। तो वो गाना भी हम लोगों ने नाटक में कई बार प्रयोग किया। तो हमारे बच्चे जो जिन्होंने पांडवाज ने गाया, खुद नाटक में शामिल रहते, तो नेचुरली उन्होंने सीख लिया उसको, अच्छी बात। बिल्कुल, और उसको फिर उन्होंने अच्छे से आगे बढ़ाया। हाँ। जी सर, एक नाटक, हाँ। नाटक को निर्देशित करना, आपने लिख लिया, उसके लिए कैरेक्टर सेलेक्ट करना सबसे पहला वो टास्क होता है। आपके नाटकों की बात करें तो फेमस नाटक हैं चक्रव्यूह, पांडव लीला, ठीक है, बूढ़देवा, पांच नंदा देवी राजा, नंदा देवी राजात, 5 भाई कटे। देखो, इसलिए मैंने कभी भी खुद, मैं तो अपने गांव में तो खुद डायरेक्ट करता था, खुद डायरेक्ट नहीं किया। जो इसके मिस्त्री शिल्पी होते हैं, ये होते हैं थिएटर के लोग, जो जिनकी बिल्कुल ट्रेनिंग हो रखी है, मतलब रगड़ाई हो रखी जिनके थिएटर में, वो लोग कर सकते हैं। तो मैंने 5 भाई कटहत के लिए श्रीश डोभाल जी को बुलाया था। तो एक तो बढ़िया सीन लिखे, गीत तो मैंने, डायलॉग मैंने सब किया, लेकिन उन्होंने जो सीन डिजाइनिंग की गजब की थी वो 5 भाई कटहत में। बिल्कुल थी। नहीं, वो आदमी को मैं बहुत कदर करता हूँ। मैंने इतने थिएटर डायरेक्टर देखे हैं, सीन डिजाइन में उनका कोई जवाब मुकाबला नहीं कर सकता सर का। वो ये है कि हर वो कुछ पार्ट्स तो ठीक कर लेते, कुछ पार्ट्स छोड़ भी देते हैं, ये दूसरी सर वो तो हम अब जो चक्रव्यूह जैसा नाटक, उसका सुरेश काला को हमने लखनऊ से बुलाया। जी बिल्कुल। 1 लाख रुपया हमको रीच संस्था देहरादून ने दिए थे चक्रव्यूह के लिए। तो उसको अलग अलग फंड्स में हमने स्क्रिप्ट राइटर्स को भी दिए, उसमें कॉस्ट्यूम वालों को दिए, गाने वालों को दिए, और कई लोगों को दिए गए, ढोल वालों को दिए गए। तो उसका स्क्रिप्ट तो मेरी लिखी थी, जो मेरे दिमाग में, तो मेरे साथ 2 लोग और थे, कृष्णन कांडपाल और सर्वेश्वर, कृष्णन नौटियाल और सर्वेश्वर उनियाल। जी जी जी। तो सर्वेश्वर उनियाल एक गायक भी थे और पोइट भी थे जी। तो मेरे घर में बैठे, मैंने उनसे कहा, भाई साहब इस सिचुएशन पे आप एक गीत लिखिए। तो उन्होंने गीत लिखे, गा के भी दिए, लिखे गा के भी दिए। कृष्णन नौटियाल की गायकी हमारे पास पहले से मौजूद थी, वीडियो में मौजूद थी। तो उनके 6-7 गीत जो चक्रव्यूह के उन्होंने लिखे थे, बाद में आए नहीं हमारे यहाँ, 1 दिन के लिए आया, ज़्यादा नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा वही इस्तेमाल कर दो। वो हमने इस्तेमाल किया, बाकी जितना बचा कुछ सब मैंने लिखा। उसका डिज़ाइन भी मेरे दिमाग में था कैसा होगा, लेकिन जो सुरेश डिज़ाइन होगा पर वो एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो सुरेश काला जी ने किया। उसमें उन्होंने उस डिज़ाइन में कुछ फेरबदल भी किया, जो बहुत इफेक्टिव, जैसे वो लाल लाल उठाते हैं ना वो, सब ये सुरेश काला की देन थी। और जो संदेश भाग जाता था, सुरेश काला जी ने हमको समझाया, उसको डायरेक्ट मत भगाओ, चक्कर लगा लगा, डिस्टेंस दिखेगा दूर से आ रहा है, और झंडे वंडे लेके आएगा, सब आएगा। तो ये डायरेक्टर के, लेकिन उसके लिए फिर कस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी प्रेम मोहन डोभाल जी ने, रुद्र वालों ने। भाई हमें मालूम है पहाड़ी घघरे पहनाने उनको, कौरवों को थोड़ा चमकीला, लेकिन वो कैसे बनेंगे, वो सब प्रेम मोहन डोभाल जी ने किया था। फिर उसके लिए जो प्रॉपर्टी थी, भीम का गदा पार्टी, सारे चीज, तो सुरेश काला ने अपना एक विद्यार्थी था गौरव गौतम सुंडली, उसको मुरादाबाद भेजा, उसको उन प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। जो तर्कस थे उसमें, उन्होंने हमारे पास जो
एक चटाई होती थी उस ज़माने में, जिसमें एक एक लाइन लगी थी, सीखें लगी होती थी, सब काट करके उन्होंने मेरे घर की चटाइयों के तरकस बना दिए थे। उसी तरह जब हमने वो किया क्या बुरदेवा का, जी तो बुरदेवा में मुखौटे बनाने थे, जी। तो मुखौटे बनाने की कला आती थी डोभाल जी को। हाँ तो सुरेश काला उन्होंने बैठ के इंटर कॉलेज में वो मुखौटे बनाए। पहले एक नेगेटिव मांगा, उसके बाद वो मुखौटे बनाए, कस्ट्यूम बनवाई, ऐसे ऐसी कस्ट्यूम हो गई। पगड़ी तब तक हम लोगों को पहननी नहीं आती थी किसी को ढंग से, तो डोभाल जी ने पगड़ी पहननी भी सिखाई। तो ये कई एक नहीं, इसमें कई लोग किसी को पास सहयोग से किसी ने पैसा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन बीच में मैं था इन सब के। जी जी। मतलब सोच जहाँ कोऑर्डिनेटर में, हाँ, सोच जहाँ सोच आई, सोच के साथ ये सहयोगी अब इसके बाद ये चक्रव्यूह का जो है बहुत पॉपुलर होने लग गया, तो कई लोग करने लग गए इसको। सर चक्रव्यूह तो बहुत लोग करते हैं और सबका कहना है कि हाँ चक्रव्यूह, क्योंकि चक्रव्यूह लेकिन उसमें हमें दुख तब होता है जब कोई एक्नॉलेज नहीं करता। बिल्कुल सर, मेहनत की है तो शायद ये तो स्वाभाविक से है। कुछ लोग तो यहाँ को कहने लगे, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में मुझे प्रेरणा हुई कि मैं चक्रव्यूह को गढ़वाली में करूं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो बहुत मतलब थोड़ा बुरा लगना स्वाभाविक है, बुरा लगना थोड़ा, इतना भी नहीं क्योंकि होता। मेहनत की है तो फिर उसके जो गीत थे सब उनकी धुन बना करके फिर हम लोगों ने पहले तो उसको दी सुभाष पांडे जी। उसने गाया नहीं जमा, तो ये राकेश भट्ट गजलें अच्छी गाता था, इसको मैंने बुलाया, भाई ये टेप में जो कैसेट नहीं होता, हाँ जी, पहले कैसेट, जो होता था, हाँ मैंने कैसेट है, इसमें ये धुनें हैं, तुम इसको गाओ, गा के सुनाओ। गाया तो अच्छा लगा, फिर वो गाने लगा। तो देखिए वैसे उसकी धुनें जो हैं वो रेडीमेड धुनें थी, वो ढोल बजाने वाला भी रेडीमेड था, तो लेकिन हमने क्रेडिट दिया दोनों का राकेश भट्ट को, और उसका ढोल बजाने का क्रेडिट दिया किरण दास को। तो ये दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हमने माने। अच्छा, ठीक है, असल में वो सारी चीजें पहले रेडीमेड रेडी तो ये थी वो। अच्छा, मतलब ये था कि मेहनत जो थी वो जो अलग अलग धुनें में अलग अलग जगह से लाया था। जी जी जी। ठीक है जी। जदेऊ ज्वार लगोनो पंडवाणी की धुन मैंने उठाई थी। ठीक है, उसके बाद बैजी तुम्हारा बन पर मैं हाजिरी बजाऊं दो, वो सारा टेक्स्ट मैंने धुन के साथ दिया था। उसके बाद जो है बीच में वो कहता था, ए चक्रव्यूह का पैरादार हो जाता यार। हमारे यहाँ गोरिल डांस में इस तरह के डायलॉग बोले जाते। अच्छा, तो मतलब आपने अलग अलग जगह से शकुनी का डायलॉग जो बोलता है कि हे राजा दुर्योधन अब पीओ का भीतर पहुंचने वाले। अब एक और डायलॉग है वो उसका क्या कहते हैं, कर्ण का, बोली बना जन दक्षिण देवता, बीच में डाला। वो वहाँ पे लाता गांव में जो उसका नंदा वगैरह का मुखौटों को पाठ पढ़ाता ना, वो बोलता था। वो बोलता था तब गौरा जन्म में बोली बना जन दक्षिण देवता, गौरा का जन्म का साथ ही उजालो होगे, बोली बना जन दक्षिण। वो डायलॉग वहाँ से लाया। ठीक है, कई डायलॉग थे जो हम जगह जगह से, मैं एक एक डायलॉग बोल सकता हूँ, कौन सी चीज कहाँ से थे। कौरव दल का वीरो बयाल मैं चेद्या, जागा मेरा सूरा वीरो भूजल मैं चेद्या। बिल्कुल सही सर, जब ये करते थे तो बहुत मजा आता था इसमें। ये हमने जो है उसे लिया, किसे, डोर थाली में जो नरसिंह नाच था उसे लिया हुआ। ठीक है, उसके बाद वो मर गया, क्या नाम है उसका, दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण। तो उसको मरने पे कौन सी धुन में गाया जाएगा, मेरे पास उखी मठ की एक धुन थी, मैं रिकॉर्ड करके लाया। जिट घड़ी मांग सूर्य उदय होगे, जिट घड़ी मांग राजो सूर्य उदय होगे। वो रिकॉर्ड किया हुआ था। तो मैं इसको राकेश को समझा रहा था, इसको ऐसे गाओ, ऐसे गाओ। तो फिर डोभाल जी आए बीच में, प्रेम मोहन, अरे यार तो इसकी समझ में नहीं आता कैसे, आपकी बात नहीं, तुम ऐसा बोलो, तेरो लक्ष्मण आज घाती गे, तेरो लक्ष्मण राजो स्वर्ग बास होगे। ठीक है, फिर उसको सेट किया गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो लास्ट में वो गाता है कि शोक न कर तो ये अर्जुन भाई, कानपाल जी ने सीधे गा के रिकॉर्ड करके दिया था। वो गोपी चंद की धुन है,
धरती देव दिक्पाल जागा सब, ये सीधे सीधे वो एक छंद है संस्कृत का, उसमें लिखा गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ सर कि इतनी सारी परंपराएं कुछ तो हमने सुनी हैं, वो आपके माध्यम से। लेकिन बुढ़देवा में जितने गीत हमने गाए हैं जी सर। सारे भान परंपरा के गीत हैं। किसी ने कोई उसके धुन नहीं बनाए, उसके टेक्स्ट भी नहीं बनाया। अच्छा। वो गीत पूरे के पूरे भान परंपरा से लिए गए। हाँ। मतलब एक एक चीज वही ओरिजिनल चीजें हमें लोगों को मतलब मिली थी, सीधी सीधी सी बात। जी सर, आपका और थिएटर का जो जुड़ाव है तो बहुत गहरा है, सब जानते हैं। लेकिन सब थिएटर फेस्टिवल आपने शुरू किए, है ना। आपने जो भी हमारी परंपराएं थी, परंपराएं बहुत सारी परंपराएं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं भी जानते, लेकिन हर जगह से संकलित कर करके उसे नया रूप। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें नंदा देवी राजजात की, जो लोग शायद नंदा देवी राजजात ना गए हों, केवल सुना होगा, लेकिन अगर वो नाटक देख लें नंदा देवी राजजात, तो उसमें वो जो नंदा का जो कैरेक्टर फील, यानी वो लड़की, माँ बाप, विदाई, वो जो छोटी छोटी सी जो वो चीजें सब चीजें वो संकलित करके वो रखी गई। मतलब बहुत बड़ी दणमण रोंदी छाया की छाया की चौराड़ी, मेरे लिखा की था अपने आप। वो ट्रेडिशन में नहीं था वो, लेकिन मेरे मुंह में इतने शब्द जुड़ गए कि मैंने अपने आप उसको। बिल्कुल आपसे ही सुना था मैंने, दणमण रोंदी, ये आपने सिखाया था हमें, छाया की चौराड़ी। बिल्कुल सर। सर जब हम बात नहीं, उसमें नंदा देवी के हुआ ये कि मैंने, ये नाटक हुआ था यहाँ के सुरेश काला ने करवाया जी था। जी जी। तो उसमें ग्रातस रंग मंडल में ये हुआ था, और डायरेक्शन तो सारा सुरेश काला का था, थोड़ा सा ढीला ढाला उन्होंने राकेश के नाम पे डाल दिया। तो इतना खराब हुआ था वो नंदा देवी राजजात का देहरादून में। अच्छा। उसने मदन मोहन, क्या है वो, अपने डुकलान है वो, तो उन्होंने तो मुझे सुना दिया, भाई साहब हम तो आपका नाम सुन के आए थे, क्या किस तरह का नाटक हो रहा है। बहुत ख़राब हुआ था वो। बाद में श्रीनगर में फिर रिहर्सल हुई, फिर एक दो सीन डिज़ाइन करके सुरेश काला ने दिए, एक दो सीन डिज़ाइन करके उसने दिया अपने शिरीष डोभाल ने, तब वो नंदा देवी ठीक हुआ, तब से ठीक चलने लगा। हाँ, वो नाटक तो उसके तो कई एपिसोड, मतलब कई सारी चीजें की थी। अच्छा सर, जैसे वो सारे गीत जो मैंने उसको किए थे, गिरीश शर्मा था कोटद्वार में, उसने उसका म्यूजिक बनाया था यार। हम लोग कोई भी उसको एक्नॉलेज नहीं करता। ये जो उसने बनाया था कि लागे मंडोली पहलो लगे मास देओ जे ओ पहला जे मास सुगनी रस देओ, उसने बना के दिया था। ओरिजिनल वो ये था गीत, लागे मंडोली पहलो लगे मास जेओ, कुछ नौटे की गायकी में। अच्छा। मैंने उसको रिकॉर्ड दिया था, तो उसने बदला, उसने बहुत बढ़िया धुनें बनाई। उसने वो भी अच्छा बनाया था, क्या नाम था उसका, को दो तीन धुनें बहुत बढ़िया बनाई थी उसने। मी मेरा स्वामी अंग पेड़ा होएगा, वो भी उसी ने बनाया। ज़्यादातर जो मॉडर्न धुनें उसमें थे उसे गिरीश शर्मा ने बनाई, और बहुत अच्छी धुनें थी सर। बहुत लोगों के, जब भी कोई नाटक देखते हैं, नाटक गीत के माध्यम से ना आपको ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आप, ये मतलब उसकी खासियत। सर थिएटर की बात हो रही थी, और थिएटर, श्रीनगर जैसा छोटा सा शहर था श्रीनगर, वहां से और एनएसडी तक की यात्रा ये आसान नहीं थी। वहां जाके, लेकिन एनएसडी वगैरह यात्रा जो पहला वो श्री डोभाल जी ने करा ना, 5वें कटहत, जी बिल्कुल, वहाँ से हमारा रास्ता उधर का जी। तो था। सर तो बाद में हम लोग, उसके लिए कैसे हुआ था, कैसे प्रयास, मतलब नहीं, क्या था, कैसे इन्होंने अपने आप जो इनके जो डायरेक्टर होते हैं ना एनएसडी के छात्र, उनको लोग एक एक मौका देते हैं। ओके, तो सर ने अपने मौके वो मौका दिया, फिर बाद में उनको लगा ये अच्छा ग्रुप है, तो हमारे 2-3 नाटक। हाँ जी, बिल्कुल। तो एनएसडी तो सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वहां तक पहुंचना एक ग्रुप को लेके। पहुंच गया, तो ऐसा पहुंच गए वहाँ। लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं जा पाया हम लोगों में से, क्योंकि हमने वो प्ले, उस लेवल के प्ले प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जी। आजकल आप देखते हैं कि कुछ भी परोसा जा रहा है, नाटकों के नाम पे भी भाषा शैली, उसका जो चित्रण होता है, वो जो आप मतलब बातचीत का जो है, जो पूरा लेखनी की बात कर रही हूँ सीधा सा, तो जो लेखनी है उसमें कितनी त्रुटियां आपको दिखती हैं?
त्रुटियाँ देखिए लिखने में, एक तो आप जब नाटक लिख रहे हैं, आप 18वीं सदी का नाटक लिख रहे हैं, 5वें कटहर, तो भाषा में कुछ तो प्राचीनता होनी चाहिए ना। बिल्कुल सर। आप नाटक लिख रहे हैं, किसी गांव का भाषा इस्तेमाल हो रही हो, देहरादून की गढ़वाली, उसमें मेरा लोक नाटकों से मतलब है। जी बिल्कुल, मैं सर उसी की मुख्य बात कर रही धारा का रंगमंच बहुत बड़ा, उस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि एक तो नाटक की स्क्रिप्ट ठीक नहीं लिखी जा रही। हूँ। बहुत कम लोग हैं जो अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो उनमें एक ललित मोहन थपलियाल एक वो थे, उनकी स्क्रिप्ट का कोई सानी नहीं था। आजकल मैं देख रहा हूँ ये कुलानंद घनसाला भी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं। तो ऐसे नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट्स का जो स्क्रिप्ट वो आदमी लिख सकता है जो थिएटर में काम किया हो, जिसने अभिनय क्या हो जो फील करता हूँ। फील नहीं है, पता होना चाहिए ना ये डायलॉग कितना लंबा आप लिख सकते हैं। टाइमिंग के हिसाब से उससे वो करना। हम तो उसको बीच में तोड़ देते हैं, डायलॉग लंबा तो बीच में जो दूसरा कैरेक्टर वो इंटरवीन करता है बीच में। बिल्कुल सही है। हाँ, आपने क्या कहा, तो फिर वो बोर्डम नहीं आती उसमें। डायलॉग की कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, सब वो जो आदमी थिएटर करता है वो जानता है। हाँ जी बिल्कुल। तो सर जब आप बात ही कर रहे थे तो एक रामायण है सर, रामायण है क्या? रामायण राम देखिए, इस देश में बहुत सारी 500 राम कथाओं की परंपरा है। जी बिल्कुल। ठीक है, और हर जगह उसका वेरिएशन आता है। हमारे यहाँ भी एक राम कथा की परंपरा है जिसको राम कथा की बजाय रामायण कहते हैं जी। और उस शैली में राम लक्ष्मण और सीता नाच नाच के अभिनय करते हैं। 18 ताल नाचते हैं, हर ताल के बाद कुछ और चीज़ आती है, 5 ताल के बाद और चीज़, 7 के बाद आ गई, 14 के बाद, 1 के 2 के बाद, सब फिक्स रहता है। तो बीच में मुखौटा के और भी पात्र आते हैं उसमें जो रामायण से संबंधित नहीं है, लेकिन रामायण का प्रोग्रेशन चलता रहता है। अच्छा। जब तक कि लंका दहन नहीं हो। अच्छा। कितने दिन होता है ये? वो होता तो एक ही दिन है, दिन में 18 ताला नाचता है, लेकिन बीच बीच में कुछ और इवेंट भी होती हैं। राम का विवाह हो गया, राम सीता का, उसके बाद मोरू आ गया, मुरेण आ गई उसी के साथ। किसी बनियान आ गए चौथे 7वें 8वें ताल पे, उसके बाद कोई और आ गया, कोई और आ गया, कोई और आ गया, लेकिन राम की कथा चलती रहती है, गाते रहते हैं लोग। ठीक है जी। उसमें शुरुआत करते हैं वो अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी भलो च व्यवहार, अयोध्या नगरी भलो च व्यवहार। गढ़ से बालो न्योता लगाए तब बोलायो नारद बामण। ठीक है, ये पूरा चलता रहता है, गायकी भी चलती रहती है और बीच बीच में पात्र भी आते रहते हैं, पूरा दिन लगता है उसमें। सर जैसे हम बात कर रहे हैं परंपराओं की, संस्कृति की और संरक्षण की, ये सारी चीजें आपने की हैं और आपने इतना रिसर्च बेस्ड काम है आपका कि आपके पास पूरा दस्तावेजीकरण आपने किया है। ठीक है, तो सर जब दस्तावेजीकरण करते हैं किसी भी चीज का, आपने कहा कि आपने भ्रमण किया, आप घूमे, उन जगहों पे गए, तो जब उन जगहों पे जाते हैं तो किस तरह से सर्च करना, केवल एक इंटरेस्ट होना या जानकारी के लिए, मतलब पढ़ना कितना जरूरी होता है आज के युवाओं के लिए? इंटरेस्ट होना जरूरी है और उसके बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। जब मैं गांव में जाता हूं तो मुझे सब मालूम है कि फोक पे रिचर्ड सेकनर ने क्या काम किया, फला ने क्या काम किया, फला ने क्या किया, कोमल कोठारी ने क्या काम किया। ठीक है, उत्पल दत्ता ने क्या काम किया, आसाम में किसी ने क्या काम किया, भिखारी ठाकुर ने क्या काम किया, उस दृष्टि को लेके जाता हूँ मैं गाँव में। तो उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट जो नया देखने में आखिरी प्रश्न ये है कि हमारी नई पीढ़ी के बच्चों तक अगर आपको हेरिटेज चलानी है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी और आज के समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है भाई, गांव में तो घंटों लग जाते हैं किसी चीज़ को करने में, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन आपको थिएटर में उसको बांधना पड़ेगा टाइम फ्रेम में, एक्शन ग्राफ। तो ये चीज़ें पॉपुलर होंगी। हमारे बच्चे हमारे नाटक वाटक गाने इसलिए नहीं देखेंगे, हमारी संस्कृति है इसलिए देखेंगे जब उसको इंटरेस्टिंग पाएंगे। तो हमको इंटरेस्टिंग बना के उनको ये
परोसना होगा। परोसना होगा। जी सर, ढोल की बात हो रही थी, तो ढोल के लिए कहा जाता है कि ढोल में जो ढोली मतलब जो होते हैं और जी वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। एक जमाने में करते थे वो। जी, तो सर किस तरह से होता था? सिग्नल, उनके खास सिग्नल होते थे, सिग्नल में वो बात करते थे, पूरी बातें करते थे। ठीक है, एक आदमी ने अपने काने लड़के को लड़की को दिखाया, नहीं लड़का, एक आंख वाले को यहाँ सिरू कंकण पहना के उसकी शादी करा दी। ठीक है। ठीक है, शादी करा दी तो जब बारात चलने लगी तो ढोल वाले, लड़के वाले ढोल ने कहा कि काना दीदानो जग जीत ले, काना जीता दीदानो जग जीत ले, काना दीदानो ढोल सिग्नल में बजाया। अच्छा। काना दीदानो जग जीत ले, काना दीदानो जग जीत ले। तो लड़की वाले की तरफ ने कहा, लड़की लंगड़ी थी वो, लड़के के बाप को भी नहीं पता, जब ही टली तब देखेली, जब ही टली तब देखेली। अच्छा, मतलब दोनों एक दूसरे की भाषा समझा, दोनों आपस में बातचीत उस कर रहे हैं। जमाने में था। जी बहुत सारे सिग्नल सिस्टम थे। ठीक है, सर, आपने एक ढोल ऑर्केस्ट्रा बहुत बनाए, तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बनाया था जी, जी, ऑर्केस्ट्रा। जी। तो सर, उसके ढोल बाद ऑर्केस्ट्रा रीछ में- के साथ हिमालय नाद बनाया। जी। उसके बाद सोनलाल के साथ मिलके वो जो ढोल नाद बनाया। मैं ये मतलब इतना सारा काम आपने किया और यूनेस्को आज वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हो गया। बिल्कुल। तो सब नहीं, आपके वो काम छोटी मैं नहीं, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने में रामायण को मुख्य जो काम किया था कुशल सिंह भंडारी जी, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। हाँ। मैं तो सहायक था उसमें। सर, आज के जो हमारा जो युवा हैं, आज के युवाओं के लिए अगर वो थिएटर में, ठीक है, अगर करियर वास्तव में बनाना चाहते हैं, लेखनी में कितना काम करने की आवश्यकता है उन्हें? बहुत है, उनके अगाध मैसेज। अनंत संभावनाएं हैं हमारे पास, अभी भी इतना भंडार पड़ा हुआ है, ट्रेजर है पूरा, उस पर काम करें। हाँ, रिसर्च में जरूर मेरे पास हर तीसरे दिन एक फ़ोन आता है, हम गढ़वाली फोक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो अच्छी बात, अंग्रेजी वाले। तो मैसेज ये है कि बेटे इसको समझो, इसमें बहुत कुछ है और तुम्हारे बहुत काम आएगा। एक किसी ने वो गुलाबी सरारा छपेली का गा दिया, करोड़पति हो गया वो बिना बात के। वो छपेली हमारे यहाँ कब से चली, ने गाया था उसको अपने गोपाल बाबू गोस्वामी ने कब गा दिया था, हाय तेरी रुमाल गुलाबी मुखड़ी के भले लगी नथुली, वही तो गाया उसने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस मैंने कहा ना, धुनी का चेंज करके आज नहीं, के चेंज लोग- नहीं किया उसने, वही गाया, लेकिन किस लोगों को पसंद आ गया, वो फास्ट कर दिया। सर, एक अंतिम प्रश्न। हाँ। अंतिम प्रश्न ये कि आपने इतने सारे लोगों को देखा है बदलते हुए समय को, आज के गीत और पुराने गीतों में जो भेद, जो अंतर है ना, वो किस ये स्तर पुराने का गीत है? देखिए, जिस तरह नेगी जी गीत लिखते हैं और फिर गाते हैं, या कोई लोग पुराना गीत गाता है, प्रीतम वर्तमान जो जागर का, तो बहुत इम्प्रेसिव लगता है। लेकिन आजकल जो गायक हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे गीत लिख रहे हैं कि बस शादी के डीजे पे बज जाए और लोग नाचें उस पर, यही सोच के। कोई ये नहीं सोचता है, कोई घर में बैठ के आराम से भी गीत सुनना चाह रहा है, जंगल में बैठ के आराम से सुनना चाह रहा है, जो नेगी जी बनाते हैं और गाते हैं। धुनें फास्ट होना जरूरी नहीं, हर एक चीज फास्ट 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 फास्ट। सोबर होना चाहिए, अच्छा, कानों को अच्छा लगना चाहिए संगीत। तो सर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे प्रोफेसर D.R. पुरोहित जी ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर वो सारी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया था, जो बेड़ा वो उठा चुके थे बचपन से, उसे पूर्ण करने की जो यात्रा है वो निरंतर चलती जा रही है। उनकी इसी प्रयास से आज विश्व पटल पर उत्तराखंड की लोक परंपराओं और संस्कृति को एक अलग पहचान मिली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रोफेसर D.R. पुरोहित उत्तराखंड का गौरव हैं, वो रत्न हैं जो चमकता रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।